खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्रोत चल रहा है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास वीडियो बनने जा रही है, तो इसको अंत तक देखें। इसमें आपको बहुत कुछ नई जानकारी मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज सिक्के 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 के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। सिक्के के अध्ययन को कहते हैं मुद्रा शास्त्र, या इसको अंग्रेजी में कहेंगे, अंग्रेजी में न्यूमिस्मेटिक्स, यानी कि सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। तो सिक्कों हम जो बात करते हैं वो भारत के परिपेक्ष की बात करते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में सिक्के सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में चलना शुरू हुए। ये सिक्के दो प्रकार के होते थे। एक होते थे मिट्टी के बने सिक्के और दूसरे होते थे सेलखड़ी के बने। सेलखड़ी एक ये पत्थर होता है जो सफेद रंग का होता है। तो मिट्टी तो आप जानते ही हैं। ये दो सिक्के चलते थे। इन सिक्कों का जो लेन देन होता था वो मुख्य रूप से व्यापार के रूप में होता था, लेकिन स्थानीय लेन देन जो होता था वो विनिमय का माध्यम था। एक वस्तु देकर के दूसरी वस्तु प्राप्त कर ली जाती थी। इसके बाद वैदिक काल आता है, यानी सिंधु के बाद जो काल आता है वो आता है वैदिक काल आता है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। एक कहते हैं ऋग्वैदिक काल, दूसरा कहते हैं उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व है, और उत्तर वैदिक काल का 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व है। अब हम लोग इस पर बात करेंगे कि वैदिक काल में सिक्कों का क्या महत्व था, कैसे सिक्के थे या नहीं थे। इस पर अब हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले इसको कुछ मिटा देते हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो वैदिक काल में सीधा सीधा जान लें, सिक्कों का चलन नहीं था। अर्थात वैदिक काल, वैदिक काल में जिसमें दोनों काल आते हैं, इसमें सिक्के नहीं चलते थे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वैदिक काल में, यानी ऋग्वैदिक काल में सिक्के नहीं चलते थे। तो ऋग्वैदिक काल में विनिमय का माध्यम था, विनिमय का माध्यम था गाय देते थे और उसके बदले कुछ न कुछ वस्तु प्राप्त कर लेते थे। जैसे आज विनिमय का माध्यम रुपया है, यानी मेरे पास, हम लोग का जो रुपया रहता है उससे हम कुछ भी वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह से ऋग्वैदिक काल में विनिमय का माध्यम गाय थी। लेकिन ऋग्वैदिक साहित्य में, यानी ऋग्वैदिक काल का जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि ऋग्वैदिक काल में सिक्के चलते थे। ग्रंथ में उल्लेख मिलता, लेकिन व्यवहारिक नहीं था। व्यवहारिक रूप में विनिमय का माध्यम था, जो मैंने आपको बताया गाय। तो जो ऋग्वैदिक काल में जो साहित्य था वो मुख्य रूप से वो ऋग्वेद था। और ऋग्वेद में दो सिक्कों का उल्लेख हुआ है। एक मिलता है निष्क और दूसरा मिलता है शतमान। ये ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। उत्तर वैदिक काल की हम लोग बात करते हैं, तो उत्तर वैदिक काल का मैंने अभी आपको समय बताया कि 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व है। और उत्तर वैदिक काल
में विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम आभूषण हो गया था, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में आर्यों ने, ऋग्वैदिक काल के बाद जब उत्तर वैदिक काल में आर्य आते हैं तो आर्यों ने अपना क्षेत्र विस्तार बढ़ा लिया था, तब दूर इस दराज स्थानों पर गाय ले जाना दुष्कर था, इसीलिए उन्होंने अपने विनिमय का माध्यम आभूषण बना लिया। लेकिन उत्तर वैदिक साहित्य में भी सिक्कों का उल्लेख मिलता है। तो जब हम उत्तर वैदिक साहित्य में सिक्कों की बात करते हैं, यानी इसके साहित्य की बात करते हैं, तो इसका साहित्य कौन कौन सा है? इसके साहित्य की बात अगर करते हैं तो आप जानते ही उत्तर वैदिक काल में 3 जो है वेद और लिखे गए थे, जो आप जानते हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इनमें इनका उल्लेख मिलता है सिक्कों का, और वो सिक्कों का नाम है आपका, पहला तो पिछला ही वाला था निष्क, दूसरा शतमान, ये भी मैंने पीछे बताया आपको, तीसरा कुछ नए अब हैं, आप ध्यान दीजिए, नंबर 3 सुवर्ण, 4 पादनिष्क और 5 कृष्णल। ये हमें उत्तर वैदिक साहित्य में ये इन सिक्कों का नाम मिलता है। एक बात और ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो निष्क आता है, क्वेश्चन पूछा गया है कि निष्क शब्द क्या है, तो ऋग्वेद में निष्क शब्द जो है वो सिक्के के लिए है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में जो निष्क शब्द था वो बन गया था गले का आभूषण। तो दोस्तों ये बात को ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो हम कहेंगे सीधे सीधे कि वो गले का आभूषण था ऋग्वैदिक काल में। लेकिन अगर आता है क्वेश्चन कि ऋग्वेद में निष्क शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ, तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि जो निष्क शब्द जो ऋग्वेद में है वो सिक्कों के लिए आया है। तो इस तरह से हमने देखा कि वैदिक काल में सिक्कों का क्या महत्व था, कैसे था, क्या नहीं, मैंने आपको जानकारी दी। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग, उत्तर वैदिक काल के बाद आते हम लोग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब हम लोग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आते हैं, तो इसमें पहली बार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पहली बार धातु के सिक्के चलना शुरू हुए, यानी प्रारंभ हुए। तो धातु के सिक्के जो 6वीं शताब्दी में चले, ये 2 प्रकार के थे। एक होते थे चांदी के सिक्के और दूसरे होते थे तांबे के सिक्के। चांदी और तांबे के ये 2 सिक्के सर्वप्रथम जब शुरू हुए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, तो इन चांदी और तांबे के सिक्कों पर चिन्ह बने होते थे। और चिन्ह कौन कौन से होते थे? जैसे मोर, चंद्रमा, सूर्य, पहाड़ आदि, ये इनके चिन्ह, चित्र नहीं, चिन्ह बने होते थे। तो ये जब चिन्ह बने होते थे, तो इन ऐसे जिन पर चिन्ह बना होता था, जिन पर जो दबा करके उन पर जो है बाकायदा चिन्ह बनाता था, ऐसे सिक्कों को, जो चिन्ह वाले सिक्के होते थे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ऐसे सिक्कों को पंचमार्क आहत सिक्के कहा गया है। तो पंचमार्क आहत सिक्के इनका नाम दिया गया है। लेकिन उस समय इनका नाम ये नहीं था, कुछ और नाम हो सकता होगा। लेकिन जो पंचमार्क आहत सिक्के, ये जो नामकरण दिया है, ये 1835 में जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में इन सिक्कों का नामकरण किया था और नाम दिया था पंचमार्क आहत सिक्के। अगर क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम जो धातु वाले सिक्के चले उनका नाम क्या था, तो हम सीधे कहेंगे पंचमार्क आहत सिक्के। एक बात और ध्यान दें, यही पंचमार्क आहत सिक्कों को साहित्य में, यानी ग्रंथों में, साहित्य में इन पंचमार्क सिक्कों को कारशापण कहा गया है। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पंचमार्क
सिक्के, सिक्कों का भंडार। पंचमार्क सिक्कों का भंडार अभी आधुनिक काल में 2 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। एक प्राप्त हुआ है एरड़ नामक स्थान से और दूसरा प्राप्त हुआ है अमरावती नामक स्थान से। एरड़ जो है ये मध्य प्रदेश के ये सागर जिले में है, यानी मध्य प्रदेश के एरड़ जिले में जो पंचमार्क सिक्कों का हमें यहाँ से भंडार प्राप्त हुआ है। इसी तरह से अमरावती नामक स्थान ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित, यहाँ से हमें सिक्कों का भंडार प्राप्त हुआ है। तो 2 स्थान से मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। पंचमार्क सिक्कों का भंडार एरड़ और अमरावती नामक स्थान से हमें सिक्कों का भंडार प्राप्त होता है। और ये जो पंचमार्क आहत सिक्के हैं, इन सिक्कों को यानी पंचमार्क सिक्कों का जो उल्लेख है 2 लोगों ने भी किया है, एक मनु ने किया है और पाणिनि ने भी किया है। मनु और पाणिनि ने इन सिक्कों का उल्लेख किया है, जो भी हमने आपको नाम बताया है। तो इस तरह से ये देखते हैं कि पंचमार्क सिक्के जो है हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चले थे, उन सिक्कों का ये महत्व है। अब जब हम लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग पहुंच जाते हैं मौर्य काल में। ठीक है, तो आइए देखते हैं मौर्य काल। मौर्य काल से पहले थोड़ा सा ध्यान दें कि हिंद यूनानियों ने सिक्के के स्वरूप में परिवर्तन किया। क्या किया? पहली बार जो भारत में यूनानी बस गए थे आकर, उन्होंने सिक्कों के स्वरूप में परिवर्तन क्या किया? एक तो परिवर्तन ये किया इन्होंने कि इन्होंने सिक्कों पर बनाना शुरू किया क्या? आकृतियां, जैसे राजा की आकृति या रानी की आकृति। और दूसरा इन्होंने शुरू किया उपाधियां, यानी उपाधि। ये शुरुआत जो की थी वो हिंद यूनानियों ने किया सबसे पहले, और हिंद यूनानियों ने ही सबसे पहले एक काम और किया था, इन्होंने ही सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाना शुरू किया था। तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने शुरू किया था, और हिंद यूनानी को हम कह सकते हैं इंडो ग्रीक। अगर क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम सोने सिक्के किसने चलाया, तो उसमें विकल्प अगर हिंद यूनानी नहीं दिया तो इंडो ग्रीक दिया होगा। आप इंडो ग्रीक लगा सकते हैं, या उसमें विकल्प दिया होगा हिंद यूनानी। क्वेश्चन पूछ चुके हैं एक बार कि सर्वप्रथम सोने सिक्के किसने चलाया, तो उसका आंसर होगा हिंद यूनानी। अगर ये नहीं विकल्प तो ये लगा सकते हैं। तो इस तरह से सर्वप्रथम सोने सिक्के चलाने का जो श्रेय आता है वो हिंद यूनानी, और उस हिंद यूनानी शासक का जिसने सिक्के चलाए थे, उस सोने के सिक्के जिसने चलाए, तो सर्वप्रथम उस चलाने वाले सिक्के का जो शासक का नाम था, उस शासक का नाम था मिनांडर। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हम लोग हैं मौर्य काल। मौर्य काल की बात अगर करते हैं तो मौर्य काल में कई तरह के सिक्के चलते थे, जैसे सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, तो सोने के सिक्के मौर्य काल में कहते थे स्वर्ण, जो बहुत कम चलते थे। चांदी के सिक्के सबसे अधिक मौर्य काल में चलते थे, इन सिक्कों कहते थे पड़, या इनको कहते थे धावड़, पड़ या धावड़ होते थे। तांबे के सिक्के कहते थे माशक कहते थे इनको। और तांबे के छोटे सिक्के इनको कहते थे काकड़ी। ठीक है, इन सिक्कों पर आकृतियां भी अंकित होती थी। मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सिक्कों पर
राजा और रानी की आकृति अंकित करवाई थी। ये परंपरा मैंने पीछे आपको बताया कि हिंदू यूनानी ने शुरू किया था, उसी के बाद से ये आकृतियां मिलना शुरू हो गई। इसके बाद मौर्य काल के बाद हम लोग जब आते हैं तो हम लोग पहुंच जाते हैं मौर्योत्तर काल में। मौर्योत्तर काल में, और मौर्योत्तर काल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग मौर्योत्तर काल में बात करते हैं कुषाण शासक। कुषाण शासक, कुषाण शासक ने, कुषाण शासक जिसका नाम था विम कडफिशस। विम कडफिशस ने सर्वप्रथम इसने सर्वप्रथम शुद्ध रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। यानी शुद्ध रूप वाले सिक्के सबसे पहले कुषाण शासक विम कडफिशस जलाए थे। और इस सिक्के पर जो जलाया था, इस सिक्के पर शिव, नंदी, त्रिशूल की आकृतियां अंकित होती थी। तो क्वेश्चन कई तरह बन गए। एक तो क्वेश्चन ये बन गया कि सर्वप्रथम शुद्ध रूप से सोने सिक्के किसने चलाया था, तो हम कह सकते हैं कि विम कडफिशस जलाया था। अगर क्वेश्चन ये आ सकता है कि शिव की आकृति वाले सिक्के किसने जलाए, तो हम कह सकते हैं कि विम कडफिशस, या नंदी त्रिशूल की आकृति वाले सिक्के जलाए तो भी हम कह सकते हैं विम कडफिशस। इसी तरह से मौर्योत्तर काल की बात करते हैं तो मौर्योत्तर काल में ही इसी तरह से नाम आप लोग जानते हैं सातवाहन शासक। सातवाहन शासकों ने चलाए थे शीशे के, दो तरह सिक्के चलाए थे। एक चलाए थे शीशे के सिक्के, और दूसरे चलाए थे पोटीन के सिक्के। शीशा तो आप जान ही रहे हैं, और पोटीन मतलब पुट्टी, जो हम लोग घर की जो खिड़कियां होती हैं उनमें जो पुट्टी लगाते हैं उसके, यानी मिट्टी तरह होती है, उसके ये लोग सिक्के चलाए थे। इन सिक्कों पर सातवाहन शासकों ने इन पर जहाज की आकृतियां अंकित कराई थी। जहाज की आकृतियां अंकित कराई थी इस पर सातवाहन शासकों ने। और मुख्य रूप से जो सातवाहन शासक जो सिक्के चलाए उसका नाम था पुलुमावी। शासक का नाम पुलुमावी, ये सातवाहन शासक था। पुलुमावी ने सिक्के चलाए थे। तो इस तरह से हम लोग इसमें पहुंचते हैं। अब आता है कुषाण काल में कनिष्क का नाम लिख लेते हैं हम लोग। कुषाण शासक कनिष्क ने दो तरह सिक्के चलाए थे। एक चलाए थे सोने के सिक्के और एक चलाए थे तांबे के सिक्के। तो सोने के सिक्के में बुध की खड़ी प्रतिमा अंकित कराई थी। कनिष्क ने सोने के सिक्के पर बुध की खड़ी प्रतिमा अंकित कराई थी, और तांबे के सिक्के पर दिखाया था कनिष्क को बलि करते हुए, यानी कनिष्क को बलि देते हुए, वो जानवर की बलि दे रहे हैं, इसका इसमें चित्रण किया गया है। तो इस तरह कनिष्क ने दो तरह के सिक्के इन्होंने भी चलाए थे। तो ये हम लोग मौर्योत्तर काल के बारे में बताया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग पहुंचते हैं गुप्त काल में। आइए हम लोग चलते हैं गुप्त काल में। गुप्त काल में सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए गए। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए, और ऐसे सोने के सिक्कों कहते थे दीनार। क्या कहते थे? इनको कहते थे दीनार। इन सोने सिक्कों को कहते थे दीनार। ठीक है ना? तो सोने के सिक्कों कहते दीनार। गुप्त काल में सोने के सिक्के सर्वाधिक मात्रा में जिसने जारी किए थे उसका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर
आकृतियां मिलती हैं। ऐसे कौन कौन सी से अश्वारोही प्रकार की, व्याघ्र प्रकार की, कई तरह की आकृतियां मिलती हैं। यहाँ तक कि समुद्रगुप्त को खुद भी जो है सिक्कों पर कोई ना कोई इसकी उपाधि को भी दिखाया गया है। जैसे कविराज की उपाधि, कविराज की उपाधि, ठीक है, जैसे कविराज की उपाधि, कविराज की उपाधि। इसके अलावा स्वयं समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए अंकित किया गया है। समुद्रगुप्त को कविराज, समुद्रगुप्त ने जो सिक्के जारी किए उनमें कुछ सिक्कों पर कविराज की उपाधि अंकित है और वीणा बजाते हुए भी अंकित उनको किया गया है। तो समुद्रगुप्त के अतिरिक्त इससे पहले एक शासक समुद्रगुप्त गुप्त काल में था, उसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। तो गुप्त काल का शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का शुरू किया था, यानी जारी किया था, और ये सिक्का था काहे का, चांदी का सिक्का। तो रुपया नामक सिक्का अगर सर्वप्रथम किसने जारी किया तो हम कहेंगे चंद्रगुप्त प्रथम। तो गुप्त काल के जो ये गुप्त काल के सिक्कों के ढेर बहुत सारे प्राप्त हुए हैं। उनमें 16 ढेर, यानी कितने, 16 ढेर अकेले बयाना, बयाना से प्राप्त हुए। और बयाना जो है आपका भरतपुर राजस्थान में ये स्थान स्थित है, जहां से हमें 16 ढेर प्राप्त हुए इकट्ठा गुप्त काल के सिक्के मिले हैं। ये आधुनिक काल मिले हैं। तो इस तरह से हम लोग गुप्त काल के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं इसमें दक्षिण भारत के सिक्के। दक्षिण भारत की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत के सिक्के थोड़ा याद करना दिक्कत है। कुछ ऐसा करें कि हम लोग को याद हो जाए। तो मैंने कुछ कोड बनाए हैं, याद कर लीजिएगा। दक्षिण भारत के सिक्के द्रसुद, बेदी, काका, ये कोड याद कर लीजिएगा। इस कोड से आपको सिक्के याद हो जाएंगे। द्रसुद मतलब द्रम, द्रस मतलब द्रम, सा से सुवर्ण, धा से धावड़, बे से बेल, दी से दीनार, का से कारशापड़ और का से कलांजू। कलांजू ये सिक्के दक्षिण भारत के आइए किस धातु के थे? द्रम, चांदी, स्वर्ण, जैसे कि आप देख रहे हैं, सोना, चांदी, सोना, सोना, चांदी, चांदी। ये दक्षिण भारत के सिक्के, इस कोड को याद करके आप आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए आप लोग अब लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। बढ़ते हैं हम लोग राजपूत काल में। राजपूत काल में चौहान वाली मुद्रा, चौहान वाली मुद्रा प्रचलित थी। क्लियर? तो राजपूत काल में चौहान वाली जो मुद्रा प्रचलित थी, ये मुद्रा चांदी की होती थी, चांदी की होती थी। तो चौहान वाली मुद्रा, आप नाम सुन रहे हैं पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का इसमें चित्र अंकित होता था और ये पूरे राजपूत काल में ये मुद्रा प्रचलित थी। इस मुद्रा, राजपूत काल की जो मुद्रा चौहान की मुद्रा है, इसकी प्रशंसा, इसका उल्लेख, ठीक है, आधुनिक काल के कुछ विद्वानों ने इसका उल्लेख किया। एक का नाम है आपका एडवर्ड थॉमस, एडवर्ड थॉमस, और दूसरे का नाम है नेल्सन राइट।
इन लोगों ने इसकी उल्लेख किया, इसकी प्रशंसा की है। और यही चौहान वाली मुद्रा दिल्ली सल्तनत के शुरुआत में सिक्का चलती रहती थी, और उस समय दिल्ली सल्तनत की शुरुआत में इस सिक्के को कहते थे देहली वाला सिक्का। देहली वाला सिक्का। जब तक दिल्ली सल्तनत अपनी खुद की मुद्रा नहीं हुई, तो तब तक ये सिक्का चलती थी, चौहान वाली मुद्रा। इसको वहाँ दिल्ली में कहते थे देहली वाला सिक्का के नाम से जाना जाता था। जब सल्तनत काल स्थापित हो गया, तो बाद में ये मुद्रा हटा करके उनकी खुद की मुद्रा चलने लगी। आइए हम लोग यहाँ से प्रवेश करते हैं मध्यकाल में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। महमूद गजनवी। महमूद गजनवी भारत में आया था, सभी लोग जानते ही, ये लूट के उद्देश्य आया था, लेकिन फिर भी उसने यहाँ पर एक सिक्का चलाया था सोने का सिक्का था। संस्कृत लेख युक्त सिक्का। संस्कृत लेख युक्त सिक्का महमूद गजनवी ने चलाया था। ये सिक्का था सोने का था। इसी तरह से एक और आया था आक्रमणकारी, इसका नाम था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने लक्ष्मी की आकृति वाला सिक्का चलाया था। लक्ष्मी की आकृति वाला सिक्का कह ले, या सर्वप्रथम कलमा लेख युक्त कलमा, ठीक है, यानी लक्ष्मी की आकृति वाला सिक्का चलाया था। इसके अलावा दूसरी ओर लिखा था कलिमा। कलिमा जानते हैं, ये मुसलमानों का सबसे पहला शुरुआत कलमा से ही होती है, जिसको हम लोग लिखते हैं कलिमा, लेकिन बोल देते हैं अक्सर कलमा, लेकिन सही वर्ड है कलिमा। तो कलमा क्या होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये अंकित करवाया था मोहम्मद गोरी ने, इस पर लिखवाया था। एक और सिक्के के दूसरी ओर जो था, यानी पहली ओर जो था लक्ष्मी की आकृति, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लक्ष्मी की आकृति वाला सिक्का किसने चलाया? तो विकल्प में मोहम्मद गोरी था, और विकल्प में वो नहीं थे जाकी, इसलिए इसका आंसर होगा मोहम्मद गोरी। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोई सिक्का नहीं चलाया, लेकिन इल्तुतमिश ने सिक्का चलाया। इल्तुतमिश ने, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 2 सिक्के चलाए थे। एक चलाया था उसने चांदी का सिक्का, एक चलाया था उसने तांबे का सिक्का। चांदी के सिक्के का नाम था टंका, और तांबे के सिक्के का नाम था जीतल। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया था, और ये इस पर अंकित करवाया था ये अरबी लेख युक्त सिक्का। ठीक है, अरबी लेख युक्त सिक्के होते थे, यानी अरबी लेख युक्त सिक्के किसने चलाया? तो हम कहेंगे इल्तुतमिश ने। ठीक है ना। तो अब इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, बलबन पे आते हैं। बलबन जिसने सिक्का चलाया, बलबन ने चलाया था अदली सिक्का। ये सोने का सिक्का था अदली, और इस पर इसने अंकित करवाया था देवनागरी लिपि में अधिराज, ये शब्द। बलबन ने अदली सिक्का चलाया, सोने का था, उस पर देवनागरी मतलब हिंदी लिपि। तो कह सकते हैं कि सर्वप्रथम सिक्कों पर हिंदी का प्रयोग यानी देवनागरी लिपि का प्रयोग किसने किया? तो हम कहेंगे बलबन। ठीक है ना। तो चलिए आगे लोग बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। अब इस सांकेतिक मुद्रा क्या है? सांकेतिक मुद्रा का मतलब यहां पर है, ये मुद्रा थी का है कि तांबे की मुद्रा, लेकिन इसका जो मूल था, मूल चांदी के बराबर था। बलबन ने मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा तांबे की चलाई थी, जो चांदी के मूल के बराबर होती थी।
ये वो समय था जब भारत में चांदी की कमी हो गई थी। भारत क्या, पूरे विश्व में चांदी की कमी थी। तो इसीलिए चीन के कुबलाई खान ने, चीन के शासक कुबलाई खान ने सर्वप्रथम कागज की मुद्रा चलाई थी। ध्यान रखिएगा, कागज की मुद्रा चलाने वाला सबसे पहले जो व्यक्ति था उसका नाम था कुबलाई खान। ठीक है, कागज की मुद्रा। तो ये वही समय था जब भारत में और पूरे विश्व में चांदी कमी हो गई थी, तो अलग अलग देशों ने अलग अलग तरह चला जाते। तो हमने आपको बताया कि कागज की मुद्रा कितने चलाया। चलिए इसमें हम आगे बढ़ते। इसमें फिर आते हम लोग फिरोज शाह तुगलक। थोड़ा सा पीछे पर ध्यान दें, मिस हो गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने ये तो चलाया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक और व्यक्ति आया था जिसका नाम था इब्ने बतूता। इब्ने बतूता ने कहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय सोने के सिक्के को कहा था उस वक्त दीनार। कहा मोहम्मद बिन तुगलक के समय, इब्ने बतूता कहता है कि उसके समय सोने सिक्के चलते उसको दीनार कहते थे। और मोहम्मद बिन तुगलक को एडवर्ड थॉमस और नेल्सन राइट, जो मैं पीछे नाम ले चुका हूं, इन लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का युवराज कहा है। धनवानों का युवराज किसको कहा गया? मोहम्मद बिन तुगलक को। चलिए वापस आते हैं, फिरोज शाह तुगलक चलते हैं। फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने कई सिक्के चलाए थे। एक चलाया था अद्धा, दूसरा बिख, तीसरा शशगनी। तो अद्धा जो था वो 1/2 जीतल के बराबर था। बिख 1/4 जीतल के बराबर था। शशगनी 1/6 जीतल के बराबर था। तो क्वेश्चन अगर आता ये है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे प्रचलित सिक्का कौन था, तो दिल्ली सल्तनत में सबसे प्रचलित सिक्का जो था उसका नाम था दिरहम। और ये दिरहम जो था ये तांबे का था। ध्यान रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत में सबसे प्रचलित सिक्का था दिरहम। आप जीतल टंका नहीं मारेंगे, आप बताएंगे दिरहम। तो इस तरह से फिरोज शाह तुगलक तक पहुंचे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग विजयनगर चलते हैं। हम लोग विजयनगर साम्राज्य में, विजयनगर की बात करते हैं। तो विजयनगर में सोने के सिक्के कहते थे वराह। सोने का सिक्का, विजयनगर में सोने सिक्के को बोलते तो वराह। इस वराह को विदेशियों ने इस वराह सिक्के को कई नाम दिया है। विदेशियों ने, किसी ने कहा इसको पैगोडा, किसी ने कहा इसको होड़, किसी ने इसको कहा है पैगोडा होड़, पैगोडा होड़। तो इस तरह से सोने सिक्कों को वरा तो कहा गया है, लेकिन विदेशों ने इसको पैगोडा होड़ और एक और नाम था परदास, ये नाम दिया है विजयनगर के सोने सिक्के को। आइए आगे बढ़ते हैं। विजयनगर के चांदी के सिक्के को, चांदी के सिक्कों को कहा गया है फड़म। में चांदी के सिक्के को कहा गया है तार कहा है चांदी के सिक्के को तार। लेकिन सोने के छोटे सिक्के को, सोने के छोटे सिक्के को विजयनगर में फड़म
या प्रताप, ये कहा है। क्लियर? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विजयनगर के बाद हम लोग पहुंचते हैं बहलोल लोदी। लोदी शासक बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्का, और बहलोली सिक्का जो था ये काहे का था? चांदी सिक्का था। ये अकबर के समय तक चलता रहा। इसी तरह से हम लोग बात कर लेते हैं तुरंत शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी ने चांदी का रुपया और तांबे का पैसा, शेरशाह सूरी ने चांदी का रुपया और तांबे का पैसा सिक्का चलाया था। रुपया मैंने बता चुका पीछे आपको कि रुपया सबसे पहले जो है चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम ने, यानी मौर्य चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू किया था। शेरशाह सूरी ने फिर उसके बाद रुपया नामक सिक्का शुरू किया, और ये जो रुपया था 180 ग्रेन का था। ये 180 ग्रेन का, 180 ग्राम मतलब इसकी मोटाई थी, और पैसा तांबे का था। शेरशाह सूरी के सिक्कों पर देवनागरी लिपि अंकित मिलती है। जो मैंने पहले बताया कि शेरशाह सूरी से पहले बलबन के सिक्कों पर हमें देवनागरी लिपि मिलती है। अगर बलबन विकल्प नहीं होगा तो हम शेरशाह सूरी पर टिक मारेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो मुगल काल चलते हैं। मुगल काल में सबसे पहले हम बात करते हैं बाबर की। बाबर ने 2 तरह सिक्के चलाए थे। एक चलाया था चांदी का शाहरुख सिक्का, और दूसरा चलाया था सोने का बाबरी सिक्का। चांदी का शाहरुख और सोने का बाबरी ये बाबर ने चलाया था। और बाबर के जो सिक्कों पर, बाबर के सिक्के पर एक तरफ यानी बाबर की आकृति, किसकी? बाबर की आकृति, और दूसरे तरफ चारों खलीफाओं के नाम। खलीफा मतलब होता है आपका मुसलमानों का धार्मिक गुरु, आगे भी कभी बताएंगे। तो बाबर ने ये सिक्के। बाबर के बाद आते हैं हम लोग हुमायूं। हुमायूं के शासनकाल में कोई सिक्का जारी नहीं किया गया था, लेकिन हुमायूं ने एक दिन का एक बादशाह बनाया था निजाम को। निजाम वो था जब हुमायूं शेरशाह सूरी पराजित हुआ था, तो जब वो घोड़ा लेकर के नदी में कूद गया था तो उसकी जान बचाई थी। उस जान बचाने वाले का नाम था हुमायूं ने उसको एक दिन का बादशाह बनाया था। एक दिन का बादशाह, और एक दिन का बादशाह बनाया था, उसका नाम था निजाम। और निजाम ने चलाया था चमड़े का सिक्का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अकबर। हम लोग आगे बढ़ते हैं अकबर। अकबर ने 1577 में ख्वाजा अब्दुस समद सिराजी, ख्वाजा अब्दुस समद सिराजी को टकसाल का अध्यक्ष बनाया था। और टकसाल कहाँ था? दिल्ली में था। ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी ये अकबर का चित्कारी गुरु भी था। चित्कारी गुरु भी था। अकबर ने जो सिक्के जारी किए कौन कौन से हैं, आइए सबसे पहले देखते हैं। मोहर, संसब, इलाही, जलाली, रुपया, दाम। मोहर ये सोने का सबसे प्रचलित सिक्का। संसद की बात करते हैं तो ये सोने का सबसे बड़ा सिक्का। इलाही की बात करते हैं तो ये सोने का गोल सिक्का। जलाली की बात करते हैं तो ये चांदी का
चौकोर सिक्का। रुपये की बात करते हैं तो ये चांदी का सिक्का, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें, लेकिन ये 175 ग्रेन का था। शेरशाह सूरी का 180 ग्रेन का था, इसकी मोटाई ज़्यादा थी शेरशाह सूरी वाली, जिसकी कम मोटाई थी, 175 ग्रेन का था। ये रुपया चांदी का चलाया, दाम ये तांबे का। तो ये अकबर ने ये सिक्के चलाए थे। तो अकबर ने जो सिक्के चलाए थे उनके सिक्कों पर कुछ आकृतियां भी मिलती हैं। जैसे अकबर के कुछ सिक्कों पर राम सीता की आकृति, अकबर के सिक्कों पर कुछ पर राम सीता की आकृति। इसके अलावा अकबर के कुछ सिक्कों पर बाज की आकृति। अकबर ने जब असीलगढ़ को विजिट किया था तो असीलगढ़ को जीतने के बाद अकबर ने अपने सिक्कों पर बाज की आकृति अंकित करवाई थी। तो इस तरह से अकबर ने सबसे, मुगल काल में अगर किसी शासक ने सबसे अधिक सिक्के जारी किए हैं तो उसको हम कहेंगे अकबर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जहांगीर की बात करते हैं। जहांगीर ने निसार नामक सिक्का चलाया था, निसार सिक्का। ये सिक्का जो था जहांगीर का सिक्का, ये तांबे का था। इसके अलावा जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां की आकृति वाला सिक्का चलाया था। ये सिक्का था चांदी का। जब जहांगीर की मृत्यु हो गई तो नूरजहां ने अपने नाम के सिक्के जारी किए, लेकिन जब शाहजहां ने देखा कि जब नूरजहां की मृत्यु हो गई तो शाहजहां ने यह आदेश पारित कर दिया कि यदि किसी के पास भी नूरजहां के नाम वाला सिक्का पाया गया तो उसको सजाए मौत दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। शाहजहां ने आना सिक्का चलाया, और आना जो सिक्का था ये काहे का था? चांदी का। इसके बाद करते हैं औरंगजेब की बात। औरंगजेब ने कोई सिक्का नए प्रकार का कोई सिक्का नहीं चलाया, जैसे पीछे सब लोगों ने चलाया है मुगलों में। औरंगजेब कोई नया सिक्का नहीं चला, लेकिन औरंगजेब के शासन काल में सबसे अधिक सिक्के जारी किए गए। तो हम कहेंगे सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। सर्वाधिक सिक्के औरंगजेब के समय जारी किए गए। और औरंगजेब के सिक्कों पर, कुछ सिक्कों पर अब्दुल बाकी शहबाई की नस्ब भी मिलती है। यानी इनके सिक्कों पर किसके नाम? अब्दुल बाकी शहबाई। अब्दुल बाकी शहबाई की नज्म, ये औरंगजेब ने अपने सिक्कों पर इनकी कुछ नज्म यानी कविताएं टाइप की अंकित करवाई थी। ये सिक्के लंबे समय तक चलते रहे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन सिक्कों को 1837 में बंद करवा दिया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक, इन दोनों की आकृति वाले सिक्के, एक ही सिक्के में अलग अलग सिक्के थे। यानी गुरु गोविंद की आकृति वाला सिक्का और गुरु नानक की आकृति वाला सिक्का, दो लोगों ने अपने अपने समय में चलाए। एक तो चलाए थे सबसे पहले बंदा बहादुर ने, और दूसरा था महाराजा बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर बारे में आपको हम जब मिडल पढ़ाएंगे तो आपको, या मॉडर्न पढ़ाएंगे तो आपको हम बताएंगे। महाराजा रंजीत सिंह के बारे में भी आपको हम आगे जानकारी दें। इन लोगों ने गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक नाम के सिक्के जारी किए थे। इसी तरह से डचों ने सोने का
पैगोडा सिक्का जारी किया था। पैगोडा इससे पहले भी विजयनगर में सोने सिक्का चल ही रहा था, लेकिन डच जो कंपनी थी इस कंपनी ने जारी किया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोई सिक्का जारी नहीं किया था। तो दोस्तों मैंने आपको ये जो सिक्के बताए हैं, कुछ एंशियंट, कुछ मिडवेल, कुछ मॉडर्न के, लेकिन आधुनिक काल में, आधुनिक काल मतलब जैसे वर्तमान में हमारे जो मोदी सरकार है या और भी इससे पहले, तो जो कुछ सिक्के हैं उनके बारे में कुछ आपको नई जानकारी हम आपको देंगे। वो दूसरे आपको जो है वीडियो मिलेंगे। अभी सिक्के मैंने आपको बताए, लेकिन कुछ अभी नई जानकारी आपको मिलेगी कि नई नई मुद्राएं चली हैं, उन मुद्राओं पर किसकी आकृतियां मिलती हैं, उनकी नाप क्या है, इस तरह से बहुत सारी जानकारियां अगले वीडियो में देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आपने देखा है, इस वीडियो को मैं चाहता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।